अध्याय 6 अदृश्य शक्ति का आगमन। राजा विक्रमादित्य के राज्य में जब से जादू की पुस्तक का रहस्य उजागर हुआ था, तब से वहां एक अजीब सी शांति छा गई थी। राजा ने पुस्तक को एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया था और उन्होंने अपने राज्य के लोगों को ये सिखाया कि सच्ची समृद्धि लालच में नहीं, बल्कि साझा करने में है। लेकिन एक दिन राज्य में एक अनजान यात्री आया। उसके पास न तो सामान था और न ही कोई पहचान। उसने राजा से मिलने की इच्छा जताई। राजा ने उसे दरबार में बुलाया। यात्री ने राजा को बताया कि वह एक दूर के देश से आया है और उसने एक ऐसी शक्ति की खोज की है जो दुनिया को बदल सकती है। ये शक्ति अदृश्य है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली है। यात्री ने कहा, ये शक्ति है प्रेम। राजा ने यात्री की बातों पर ध्यान दिया और उसे अपने राज्य में रहने की अनुमति दी। यात्री ने राज्य के लोगों को प्रेम की शक्ति के बारे में सिखाया। उसने उन्हें बताया कि कैसे प्रेम से नफरत को मिटाया जा सकता है और शांति और समृद्धि को बढ़ाया जा सकता है। धीरे धीरे राज्य के लोगों ने प्रेम की शक्ति को अपनाया। उन्होंने अपने पड़ोसियों के साथ सहयोग किया, गरीबों की मदद की और अपने दुश्मनों को क्षमा किया। राज्य में एक नई तरह की समृद्धि आई, जो धन और सोने से नहीं, बल्कि दिलों की गर्माहट से आई थी। इस तरह राजा विक्रमादित्य का राज्य न केवल धनी बना, बल्कि प्रेम और सद्भावना से भरा भी बना। और यह सब एक अदृश्य शक्ति के कारण हुआ, जिसे यात्री ने उन्हें सिखाया था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची शक्ति और समृद्धि प्रेम और साझा करने में निहित है, न कि केवल भौतिक धन में। अध्याय 7 छाया का नृत्य। राजा विक्रमादित्य के राज्य में प्रेम और सद्भावना की लहर चल रही थी। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे थे और राज्य में शांति थी। लेकिन एक रात, जब चांदनी बिखरी हुई थी और सभी लोग गहरी नींद में थे, एक अजीब घटना घटी। राज्य के बाजार में, जहां दिन भर चहल पहल रहती थी, उस रात एक अजीब सी छाया नाच रही थी। ये छाया किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति की थी। ये छाया नृत्य करते हुए बाजार के हर कोने में घूम रही थी और जहां भी यह जाती, वहां फूल खिल उठते। सुबह होते ही लोगों ने देखा कि उनका बाजार रंग बिरंगे फूलों से सज गया था। ये देखकर सभी हैरान थे। राजा ने इस घटना की जांच करने का आदेश दिया। जांच के दौरान एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसने रात में छाया को देखा था। उसने कहा, वह छाया देवी लक्ष्मी की थी, जो हमारे राज्य की समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देने आई थी। राजा ने इस घटना को देवी का आशीर्वाद माना और उस दिन से हर साल उस रात को छाया नृत्य उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया। उस दिन राज्य के लोग रात भर नाचते गाते और देवी को धन्यवाद देते। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची समृद्धि और खुशहाली तब आती है जब हम एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भावना से रहते हैं। ये भी सिखाती है कि हमें हमेशा उन अच्छाइयों का आभारी होना चाहिए जो हमारे जीवन में हैं। अध्याय 8 दिव्य प्रकाश का आगमन। राजा विक्रमादित्य के राज्य में छाया नृत्य उत्सव की रात को जो अद्भुत घटना घटी, उसने सभी को चकित कर दिया। लोगों के दिलों में प्रेम और आभार की भावना और भी गहरी हो गई। लेकिन इस घटना के कुछ दिनों बाद राज्य में एक और अद्भुत घटना घटी। एक रात, जब आकाश में तारे चमक रहे थे, राज्य के ऊपर एक दिव्य प्रकाश उतरा। ये प्रकाश इतना तेज था कि पूरा राज्य उसमें नहाया हुआ लग रहा था। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और इस दिव्य प्रकाश को देखने लगे। राजा विक्रमादित्य ने अपने ज्योतिषियों से पूछा कि यह प्रकाश क्या है। ज्योतिषियों ने बताया कि यह प्रकाश देवताओं का आशीर्वाद है, जो राज्य की समृद्धि और खुशहाली को और भी बढ़ाने के लिए आया है। राजा ने इस प्रकाश को अपने राज्य के लोगों के लिए एक उपहार माना और उन्होंने इसे दिव्य प्रकाश उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया। उस दिन से हर साल उस रात को राज्य के लोग दीपक जलाते और देवताओं का धन्यवाद करते। इस उत्सव ने राज्य के लोगों को एक साथ लाया और उन्हें ये सिखाया कि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम अपने जीवन में और भी अधिक प्रकाश और खुशियां ला सकते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हम एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता और प्रेम दिखाते हैं, तो हमारे जीवन में दिव्य प्रकाश का आगमन होता है। अध्याय 9 दिव्य रत्न का रहस्य। राजा विक्रमादित्य की खोजी टीम ने जब गुप्त सुरंग से बाहर आकर चाबी का रहस्य सुलझाया, तो उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा।
चाबी में जड़ा हुआ दिव्य रत्न अपने आप में एक रहस्य था। रत्न की चमक इतनी तेज थी कि उसे देखने वाले की आंखें चौंधिया जाती थीं। लेकिन जब उन्होंने रत्न को ध्यान से देखा तो उन्हें उसमें एक नक्शा दिखाई दिया। यह नक्शा उन्हें एक ऐसे स्थान की ओर ले जा रहा था जहां उन्हें असली खजाना मिलने वाला था। राजा ने अपनी टीम को नए सिरे से तैयार किया और उन्हें नक्शे के अनुसार उस स्थान की खोज में भेजा। उनकी यात्रा उन्हें एक दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र में ले गई, जहां उन्हें एक प्राचीन गुफा मिली। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। गुफा के अंदर एक झील थी, जिसका पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का अक्स साफ दिखाई दे रहा था। झील के बीचों बीच एक द्वीप था और उस द्वीप पर एक पेड़ के नीचे खजाने का संदूक रखा हुआ था। टीम ने झील को पार किया और संदूक तक पहुंचे। जब उन्होंने संदूक खोला तो उन्हें उसमें सोने के सिक्के, जवाहरात और प्राचीन ग्रंथ मिले। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो उन्हें मिली वह थी एक पुस्तक जिसमें जीवन के अर्थ और ज्ञान के बारे में लिखा था। राजा ने इस पुस्तक को अपने राज्य की सबसे बड़ी धरोहर माना और उसे अपने लोगों के साथ साझा किया। इस पुस्तक के ज्ञान ने उनके राज्य को न केवल समृद्ध बनाया बल्कि उनके लोगों को भी ज्ञानी और विवेकशील बनाया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि असली खजाना वह है जो हमें जीवन के गहरे अर्थों को समझने में मदद करता है। अध्याय 10 ज्ञान की दीप शिखा। राजा विक्रमादित्य के राज्य में जब दिव्य पुस्तक का ज्ञान फैलना शुरू हुआ तो उनके लोगों में एक नई चेतना और समझ का उदय हुआ। लोगों ने ज्ञान की महत्ता को समझा और अपने जीवन में उसे उतारना शुरू किया। राजा ने अपने राज्य में एक विशाल पुस्तकालय का निर्माण करवाया, जहां उस पुस्तक को सभी के लिए सुलभ कर दिया गया। पुस्तकालय में विद्वानों और छात्रों की भीड़ लगने लगी, जो ज्ञान की प्यास बुझाने आते थे। एक दिन राजा ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने राज्य के लोगों को ज्ञान की महत्ता के बारे में बताया। उन्होंने कहा, ज्ञान ही वह दीपशिखा है जो हमारे अंधेरे को दूर कर सकती है और हमें सही रास्ता दिखा सकती है। राजा के इस संदेश ने लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई। लोगों ने अपने जीवन में ज्ञान को अपनाया और अपने राज्य को और भी समृद्ध बनाने के लिए काम किया। इस अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज्ञान ही वह अमूल्य धरोहर है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। ये हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने ज्ञान को साझा करना चाहिए और उसे बढ़ाना चाहिए। अध्याय 11 ज्ञान की यात्रा। राजा विक्रमादित्य के राज्य में ज्ञान की दीपशिखा जल चुकी थी और उनके लोग ज्ञान की रोशनी में अपने जीवन को संवार रहे थे। लेकिन राजा को एहसास हुआ कि ज्ञान की यह यात्रा केवल उनके राज्य तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने अपने विद्वानों को आदेश दिया कि वे अन्य राज्यों और देशों में जाकर ज्ञान का प्रसार करें। विद्वानों ने अपनी यात्रा शुरू की और दूर दूर तक ज्ञान की बातें फैलाईं। उनकी यात्रा उन्हें विभिन्न संस्कृतियों और समाजों से मिलवाती गई, जहां उन्होंने नए ज्ञान को सीखा और अपने ज्ञान को साझा किया। उनके इस प्रयास से न केवल उनके राज्य की बल्कि पूरी दुनिया की समृद्धि में वृद्धि हुई। इस अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज्ञान की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। ये हमेशा चलती रहती है और हमें इसे बढ़ाने और फैलाने का प्रयास करना चाहिए। अध्याय 12 विद्या का विस्तार। राजा विक्रमादित्य के राज्य में ज्ञान की ज्योति ने नए आयाम खोल दिए थे। उनके विद्वानों ने दूर दूर तक यात्राएं की और ज्ञान की बातें फैलाईं। उनकी यात्राओं ने नए संबंधों का निर्माण किया और विभिन्न संस्कृतियों के बीच समझ को बढ़ाया। इस अध्याय में राजा ने अपने राज्य में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां सभी विषयों का अध्ययन किया जा सकता था। विश्वविद्यालय ने न केवल उनके राज्य के छात्रों को बल्कि दूर दूर से आने वाले छात्रों को भी ज्ञान की दीक्षा दी। विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों पर गहन शोध हुए और नए आविष्कारों और खोजों ने राज्य को और भी उन्नत बनाया। राजा ने इसे अपने राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धि माना। इस अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज्ञान का विस्तार न केवल हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है बल्कि हमारे समाज और दुनिया को भी बेहतर बनाता है। ये हमें ये भी सिखाती है कि हमें ज्ञान को साझा करने और उसे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। अध्याय 13 विद्या की विजय। राजा विक्रमादित्य के राज्य में विद्या की विजय ने एक नई सुबह का आगाज किया। विश्वविद्यालय से निकले विद्वानों ने अपने ज्ञान के प्रकाश से अन्य राज्यों और समाजों को भी आलोकित किया।
इस अध्याय में राजा ने एक महान सम्मेलन का आयोजन किया, जहां दूर दूर से आए विद्वानों ने अपने ज्ञान का आदान प्रदान किया। इस सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई, जैसे कि खगोल विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा और गणित। राजा ने इस सम्मेलन को ज्ञान कुंभ का नाम दिया और इसे हर 5 वर्ष में आयोजित करने का निर्णय लिया। इस सम्मेलन के माध्यम से विद्वानों ने नए शोधों और आविष्कारों को साझा किया, जिससे सभी का ज्ञान और भी विस्तृत हुआ। इस अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज्ञान की विजय तब होती है जब हम अपने ज्ञान को साझा करते हैं और उसे बढ़ाते हैं। ये हमें ये भी सिखाती है कि समाज की समृद्धि के लिए ज्ञान का आदान प्रदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अध्याय 14 समापन की ओर। राजा विक्रमादित्य के राज्य में ज्ञान की ज्योति ने एक नई क्रांति का संचार किया। उनके विद्वानों ने दुनिया भर में ज्ञान का प्रसार किया और अनेक समाजों को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया। इस अध्याय में राजा ने अपने राज्य के लोगों को एकत्रित किया और उन्हें ज्ञान की महत्ता के बारे में फिर से समझाया। उन्होंने कहा, हमारी यात्रा यही समाप्त नहीं होती। ज्ञान की यात्रा एक अनंत प्रक्रिया है और हमें हमेशा इसे जारी रखना चाहिए। राजा ने अपने राज्य के लोगों को ये भी सिखाया कि ज्ञान केवल पुस्तकों और शिक्षा में ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के प्रत्येक अनुभव में निहित है। उन्होंने अपने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने अनुभवों से सीखें और उन्हें साझा करें। इस अध्याय के साथ राजा विक्रमादित्य की कहानी एक नए अध्याय की ओर अग्रसर होती है, जहां उनके राज्य के लोग ज्ञान की शक्ति से समृद्ध होते हैं और एक उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज्ञान की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। ये हमेशा हमें नई दिशाओं में ले जाती है और हमें नए आयामों का अनुभव कराती है।